हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मेरे भाई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। ये आपका दूसरा पार्ट होने वाला है मेरे भाई। 50 तक अपन यहाँ पर से देख चुके थे ना। हाँ, 50 सवाल देख चुके थे। अब बात करते हैं मेरे भाई 51वें सवाल के बारे में। तो पहला सवाल दे रखा है 51 के अंदर से बात की जाए तो मानव रोगों के रोगजनकों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला बात करते हैं तो हेजा विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं टाइफाइड नाम आता है मेरे भाई साल्मोनेला टाइफी नामक विषाणु से थोड़ी होता है मेरे भाई, याद रखना वो किससे होता है, जीवाणु से होता है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आपको अलग करवाती हैं कंपटीशन से, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखना है दूसरा जो कथन है वो गलत है, तो आपका कथन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि साथियों सवाल को ध्यान से पढ़ा करो, आधा काम तो आपको वहीं पर हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि नाइनोल 66 नामक प्रमुख कृत्रिम बहुलक का निर्माण किन दो एकलकों के बहुलीकरण द्वारा होता है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई नाम आता है यहाँ पर से, वो आपको देखने को मिलेगा हेक्सामेथिल डाइअमीन और एडिबिक अम्ल के द्वारा होता है, याद रखना है। बात करें इसके बारे में तो साथियों देखो नाइलॉन 66 या फिर नाइलॉन 66 भी इसको कहते हैं। तो साथियों याद रखना यह एक पॉलीएमाइड रेशा है जो साथियों हेक्सामेथिल डाइएमीन और एडिबिक अम्ल के संघनन या फिर बहुलीकरण द्वारा बनता है, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई फिनाइल और फार्मीहल्डिहाइड। तो मेरे भाई इससे क्या बनता है, तो इससे मेरे भाई बेक्केलाइट बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, बेक्केलाइट बनता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं एथिलीन ग्लाइकोन और टर्थेलिक अम्ल के बारे में। तो मेरे भाई याद रखना एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक अम्ल से मिलाकर साथियों क्या बनता है, टेरेलिन बनता है। क्या बनता है मेरे भाई, टेरेलिन का निर्माण होता है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा देखो यहाँ पर से आपको दे रखा है क्रेम्पोलेक्टम और जल के द्वारा साथियों क्या बनता है, याद रखना मेरे भाई। यहाँ पर से आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, उससे निर्माण होता है मेरे भाई नाइलोन 6 का ही निर्माण होता है, जबकि आपसे पूछा गया नाइलोन 66 या फिर नाइलोन 66 अपन कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रकाश की घटनाओं और उनके व्यवहारिक उदाहरणों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें प्रकीर्णन के कारण मेरे भाई क्या होता है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है तो साथियों वहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य का प्रकाश आकाश में नीला दिखाई देता है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जो मर्ग मरीचिका बनती है, तो रेगिस्तान के अंदर से मर्ग मरीचिका बनती है, तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बात करें तो मेरे भाई क्या होता है कि माध्यम बदलने पर यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा क्या होगा, पानी में डूबी हुई छड़ या फिर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। यहाँ पर से इसको मैच करा दो, आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है देखो, दूसरा दे रखा है कि सेंट्रल डोगमा के अनुसार डीएनए से प्रोटीन बनाने की सही प्रक्रिया का पहचान करना है। यहाँ पर से डीएनए दे रखा है मेरे भाई, और ये थोड़ा सा मैं मोटा लिख देता हूँ जिससे आपको विजिबल हो जाए। यहाँ पर से क्या पूछा गया मेरे भाई, यहाँ पर से ए दे रखा है लाला, और यहाँ पर से बी दे रखा है, और बाद में एमआरएनए दे रखा है, प्रोटीन दे रखा है। उसमें पूछा गया कि ए और बी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से ए और आपको देखने को मिलेगा, पहले वाला तो क्या है मेन रूप से ट्रांसक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें तो मेरे भाई बी है, ये ट्रांसलेशन आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर से लगा देना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपके पास में कौन सा दे रखा है, दूसरा अपन देखते हैं। देखो मेरे भाई दूसरा दे रखा कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इसमें से कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो जो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु षटकोणीय परतों से व्यवस्थित होते हैं और यह विद्युत का क्या होता है मेरे भाई, सुचालक होता है, ये बात भी ठीक है। बात करें अपन फुलरिन के बारे में तो फुलरिन की जो संरचना होती है वो फुटबॉल या फिर बंकी बॉल जैसी होती है और इसका सबसे स्थायी रूप होता है वो C60 होता है मेरे भाई, ये बात भी यहाँ पर से सही आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करने से साथियों पहले एक थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ।
LDS एग्जाम 2026 के अंदर साथियों मैं एक क्लास लेकर आ रहा हूँ जिसमें से अपन विभिन्न आर्थिक योजनाएं और कार्यक्रम अपन देखेंगे, विकास की संस्थाएं देखेंगे और पंचायती राज और उनकी भूमिकाओं के बारे में अपन देखने वाले हैं। इस क्लास के अंदर से साथियों आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। मैंने प्रयास किया कि साथियों आपके जो पेपर में साथियों इस टॉपिक से साथियों आपको 1 या 2% देखने को मिलेंगे और वो कवर हो जाएंगे इसके अंदर से। तो इस क्लास को देखना न भूले मेरे भाई, जल्दी आपको ये क्लास मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि का पर आधारित है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो देख मेरे भाई लाला, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से अक्स और अक्स वाई से होता है। मानव में लिंग निर्धारण का जो प्रणाली है वो अक्स और अक्स वाई प्रणाली पर आधारित होती है, याद रखना है। बात करें महिलाओं में साथियों तो 2 गुणसूत्र होते हैं, याद रखना। उसमें से क्या आपको देखने को मिलेंगे 44 प्लस अक्स आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको वुमेन में देखने को मिलेंगे। बात करें मेरे भाई पुरुषों के बारे में तो देखो मेरे भाई, पुरुषों में आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर से 44 प्लस अक्स वाई देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। मेन रूप से अगर बात करें तो लिंग निर्धारण में साथियों सारा का सारा जो रोल रहता है वो पुरुष का रहता है, ठीक है, न कि महिला का। आगे बात करते हैं। 57 का सवाल दिया गया है। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताना भूल गया मेरे भाई, ये तो मानव जाति के बारे में पूछा गया है। अगर आपसे जैसे कीड़ों के बारे में पूछ लिया जाए तो याद रखना वहाँ पर से अक्सो आपको देखने को मिलेगा। अक्सो प्रकार का लिंग निर्धारण है, वो कुछ कीड़ों जिसमें से टिड्डा पाया जाता है उसमें से आपको देखने को मिलेगा। अक्स के बारे में अगर बात करें तो साथियों याद रखना केवल अक्स से लिंग निर्धारण नहीं होता साथियों, इसमें से नर का वाई गुणसूत्र होता है वो भी आवश्यक होता है। वाई गुणसूत्री साथियों लड़का लड़की पर डिपेंड होता है। तो बहुत सारे लोगों समाजों में मिथ्या होती है कि जो लड़की हो गई तो साथियों उसको बोझ माना जाता है, या फिर अदरवाइज बात करें तो साथियों सारा का सारा जो जिम्मेदार होता है वो उनको किन को माना जाता है, महिलाओं को माना जाता है, लेकिन मेन रोल जो रहता है वो पुरुष का रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर ZW के बारे में तो मेरे भाई ZW प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो पक्षियों या फिर कुछ जो सरीसृप हैं उनमें पाया जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संदर्भ में लेंज का नियम किस मूल भौतिक संरक्षण के नियम का सीधा परिणाम है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना वो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको देखने को मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। इसके बारे में अगर बात करें तो लेंज का नियम बताता है कि साथियों की प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। यह यांत्रिक कार्य को विद्युत ऊर्जा में बदलने का परिणाम होती है, याद रखना है। इसलिए साथियों यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं आवेश संरक्षण के बारे में। तो आवेश संरक्षण के बारे में अगर बात करें तो आवेश संरक्षण का जो नियम है वो किरचॉफ के प्रथम नियम बोले तो धारा नियम पर लागू होता है, याद रखना है। संवेग संरक्षण के बारे में बात करें तो संवेग संरक्षण का जो नियम होता है वो न्यूटन की गति के नियम में जिसमें रॉकेट प्रक्षेपण पर लागू होता है, वो थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाता है। बात करें अपने पास में से द्रव्यमान संरक्षण के बारे में तो मेरे भाई द्रव्यमान संरक्षण रासायनिक अभिक्रियाओं में लागू होता है, थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई 58 का सवाल दे रखा है और इसको साथियों इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। इसके बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों एक तरफ मिश्र धातु दे रखी हैं और दूसरी तरफ आप उनको संगठन धातुएं दे रखी हैं। बात करें पीतल के बारे में तो मेरे भाई पीतल है ये तांबा और जिंक से बनता है। तो तांबा और जिंक के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये किससे बनेगा, यहाँ पर से अगर बात करें तो Cu और Zn से बनता है। तो Cu Zn कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर से कॉपर और जिंक आपको देखने को मिल जाता है। बात करें अपन कांसे के बारे में तो मेरे भाई कांसा है ये किससे बनेगा, ये Cu और Sn से बनेगा, बोले तो कॉपर और टिन से बनेगा। ये लो भाई जर्मन सिल्वर के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये किससे बनता है, कॉपर और जिंक और निकेल से बनता है। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाली अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में किन गैसों के उत्सर्जन और जलवाष्प से क्रिया के कारण होती है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो मेरे भाई मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, एक तो आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड बोले तो SO2 आ जाता है और दूसरा आ जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपको पास में देखने को मिलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ मेरे भाई, ये लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि विटामिन और उनसे होने वाले अभाव रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, विटामिन सी है जो एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से साथियों यहाँ पर से कमी से कौन सा बता रखा है, स्कर्वी रोग होता है जिसमें से साथियों मसूड़ों में खून आता है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करें विटामिन ए रेटिनोल एक जल में घुलनशील विटामिन है,
तो ये बात मेरे भाई गलत होती है। गलत क्यों होती है? विटामिन ए बोले तो रेटिनोल है ना, ये किस में आता है मेरे भाई? अगर बात करें तो देखो 2-3 विटामिनों का नाम याद रखना। एक का तो ए आता है, दूसरे का डी आता है, और तीसरे का ई आता है, और चौथे का के आता है। ये सारे के सारे साथियों वसा में घुलनशील आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई जल की बात अगर बात करें तो मेरे भाई कौन कौन सा? एक तो बी आता है और एक सी आता है। ये दोनों के दोनों साथियों जल में घुलनशील हैं। बात हो रही है अपने पास में ए की, तो यहाँ पर से बात ये गलत आ जाती है, तो सेकंड गलत कर दो। कथन कौन सा सही है? ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कृत्रिम उपग्रहों की कक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात की जाए मेरे भाई मैन रूप से, तो आपका कौन सा कथन सही है वो देखते हैं। पहला देखते हैं कि निम्न भू कक्षा बोले तो लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से साथियों 160 से 2000 किलोमीटर तक होती है, और उसका मुख्य उपयोग है वो सुदूर संवेदी के लिए किया जाता है। ठीक आते हैं। दूसरा बात करते हैं। भूस्थिर कक्षा पृथ्वी की सतह से साथियों 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, और इसमें से स्थापित उपग्रह का परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे का होता है। ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और उसकी कमी से होने वाले अभाव रोगों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा, तो पहले तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। इसके बारे में अगर बात करें मेरे भाई मेन रूप से, तो विटामिन B1 के बारे में बात हो रही है। विटामिन B1 बोले तो थायमिन के बारे में बात हो रही है। थायमिन की कमी से साथियों तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ रोग है बेरी वो होता है, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं विटामिन B3 जिसको अपन नियासिन कहते हैं। नियासिन के में से साथियों मेन रूप से आता है पेलेग्रा रोग होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? 4D रोग होता है, उसको अपन 4D भी कहा जाता है। याद रखना मेरे भाई क्या आता है? 4D रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। विटामिन B12 के बारे में अपन बात करें, इससे होता है मेरे भाई परनीसियस एनीमिया होता है, तो इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि आकाश का रंग नीला किस प्रकाशीय परिघटना के कारण होता है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना, उसके कारण आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं। दूसरा आपके पास में दे रखा कि प्राकृतिक रबड़ जो पेड़ों के लेटेक्स से प्राप्त होता है रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से किसका बहुलक है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना इसमें आइसोप्रीन का बहुलक आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें प्राकृतिक रबड़ है, इसमें से साथियों आइसोप्रीन के अंदर से बात करें तो आता है तो डाईमेथिल। कौन सा आता है मेरे भाई? याद रखना डाईमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन नामक एकल बहुलक है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल दे रखा है। इसमें कहा गया कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो केवल पुरुषों में होने वाला एक गुणसूत्रीय विकार है, उसका सही जीन प्रारूप क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। मेन रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से पहला देखते हैं अपन 44+X0 दे रखा है, जिससे अपन क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम का प्रारूप है। याद रखना है किसका प्रारूप है मेरे भाई? ये टर्नर सिंड्रोम का प्रारूप है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम का ये प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। ये साथियों महिलाओं में होता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं तो 44+XXY के बारे में बात करते हैं। तो मेरे भाई ये क्या होता है? ये क्लाइनफेल्टर का सिंड्रोम है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 45+XX बात करें तो मेरे भाई, या फिर अपन बोल सकते हैं कि 45+XY ये डाउन सिंड्रोम के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। 21 भी ट्राइसोमी को दर्शाता है, याद रखना है। दूसरा बात आपके पास में दे रखा है कि 44+XXY दे रखा है, इसको अपन क्या कहते हैं मेरे भाई? जैकब सिंड्रोम कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई मेन रूप से आपको क्या देखने को मिलेगा? जब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण जो रोग हो जाता है ये पुरुषों में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें से साथियों क्या होता है कि एक अतिरिक्त अक्ष गुणसूत्र है वो आ जाता है, जिसमें साथियों कुल गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है वो 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इसके कारण साथियों पुरुषों में क्या होता है कि महिलाओं जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे उनके स्तनों में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इससे उनके अंदर से होता है एक चीज़ और भी आती है, जो पुरुष हैं वो भी बांझ होते हैं, आपको से देखने को मिल जाता है, तो इसके कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 66 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया कि पारिस्थितिकी पिरामिडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, एकदम बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं एक जलीय पारितंत्र जैसे तालाब में जैव भार का पिरामिड
हमेशा उल्टा बनता है, ठीक बात आती है। एक बड़े पेड़ के परितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है, ये बन सकता है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा है वो 1927 में चार्ल्स एटन ने दी थी, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भोजन में उपयोग होने वाले रसायनों का उनके मुख्य कार्यों का प्रकारों के साथ सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, एक तरफ आपको रसायन दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके प्रकार और कार्य बता रखे हैं। पहला बात करते हैं सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करें तो प्रति अक्सीकारक आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते, प्रति अक्सीकारक नहीं है, ये सोडियम बेंजोएट है, खाद्य परिरक्षक आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं एस्पोर्टेम। एस्पोर्टेम के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कृत्रिम मधुरक है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये चीनी से भी साथियों 100 गुना अधिक मीठा होता है, एक कृत्रिम मधुरक है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं BHA। BHA के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई इसको अपन क्या कहते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी एनसीसोल इसको कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर से अगर बात करें तो मेरे भाई ये आपको क्या देखने को मिलेगा, मेन रूप से अगर बात की जाए ये प्रति ऑक्सीकारक के रूप में आपको देखने को मिलेगा। एक आता है सेलुलोज, तो मेरे भाई ये प्राकृतिक बहुलक आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विडाल परीक्षण किस पुष्टि के लिए किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो इसके बारे में अगर बात करें तो टाइफाइड बुखार के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बात करें इसके बारे में तो विडाल टेस्ट एक साथियों सीरोलॉजिकल परीक्षण है, जिसका उपयोग साथियों साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होने वाले आंतर ज्वर या फिर टाइफाइड के निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एड्स के लिए बात करें तो मेरे भाई कौन सा है, एलिसा टेस्ट आपको याद रखना है। कौन सा है मेरे भाई, याद रखना है, इसमें से एलिसा टेस्ट होता है। डेंगू के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई डेंगू की जांच के लिए साथियों एंटीजन या फिर प्लेटलेट्स काउंट का टेस्ट किया जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया की जांच के लिए साथियों रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, RDT कहा जाता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको कहा जाता है, याद रखना है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि ब्लड स्मीयर परीक्षण भी इसको किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 प्रतिरोध दे रखे हैं, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, और 4 ओम को एक सर्किट में सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ा गया है। इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात आ जाती है मेरे भाई, सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनको सबको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। और तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अपने पास में से 1/r वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस का 1/r2 प्लस का 1/r3 और 1/r4, क्योंकि 4 प्रतिरोध आपके पास में दिए गए हैं। यहाँ पर से लिखेंगे 1/1 प्लस 1/2, ठीक है, 1/4 और 1/4। इसको जब अपन लिखते हैं तो यहाँ पर से क्या क्या आएगा मेरे भाई, मेन रूप से अगर बात करें तो 1 का तो 1 आ गया, इसका 0.5 आ गया, और इसका 0.25 आ गया, इसका 0.25 आ गया। इन सभी को आप जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 0.25 ये हो गया, 0.5 ये हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर से 1 आपके पास में देखने को मिलेगा। जब अपन इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास में से 0.5 ओम इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो 0.5 ओम ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोले तो इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था, ये बात भी ठीक है, दोनों कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो मेरे भाई, ठीक है। ये लो, जो PDF फाइल मिले तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको मिले। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, इसी के बारे में अपने बात करें तो देखो साथियों, निम्नलिखित में से किस धातु को रणनीतिक धातु, ठीक है, बोले तो रणनीतिक धातु कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग मुख्य रूप से रक्षा और एरोस्पेस उपकरणों में किया जाता है, वो आपको कहा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से अगर बात करें तो इसका जो मेन रूप से आपका सही आंसर देखने को मिलेगा वो टाइटेनियम आपको देखने को मिलेगा। टाइटेनियम के बारे में बात करें तो टाइटेनियम को साथियों रणनीतिक धातु कहा जाता है, क्योंकि साथियों बहुत मजबूत, हल्की और जंग प्रतिरोधी होती है, और इसका जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो रक्षा सामग्री, टैंक और अंतरिक्ष यानों के निर्माण में किया जाता है। अब मेरे भाई यूरेनियम का नाम अपन क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आशा की धातु कहते हैं।
क्या कहते हैं मेरे भाई, आशा की धातु कहा जाता है, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में होता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। और जैसे प्लेटिनम, प्लेटिनम को मेरे भाई क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सफ़ेद सोना कहा जाता है, या फिर उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, याद रखना है। सोडियम के बारे में बात करें तो साथियों अत्यधिक क्रियाशील धातु है, जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, याद रखना है। जैसे नमी पकड़ेगा तो आग पकड़ जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है, पहले तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। ठीक है, इसने पूछा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या प्राप्त होता है, वो आपसे पूछा गया। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई मेंडल ने जब दो जोड़ी विपर्सीय लक्षणों जिसमें से बीज का आकार और रंग को लेकर क्रॉस करवाया, तो जो F2PD है ना, वो F2PD में बाहर से दिखने वाले लक्षणों की बात करें तो उनका जो अनुपात था ना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, 9 तो क्या थे मेरे भाई, गोल थे। 9 क्या थे मेरे भाई, गोल और पीले थे। ठीक है, 9 गोल और पीले थे। दूसरा बात करें 3 का अंदर बात करें तो 3 कौन से थे, गोल और हरे थे। ठीक है, और 3 क्या थे मेरे भाई, झुर्रीदार, याद रखना मेरे भाई, झुर्रीदार और पीले थे। ठीक है, एक और लिख लो फिर इसमें से, एक आपके पास में जाता है झुर्रीदार, कौन सा आएगा मेरे भाई, झुर्रीदार और हरे प्राप्त हुए थे। ये रेशियो आपके पास में से देखने को मिलेगा। तो इसमें से 9 3 3 1 याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। बात करें 3:1 क्या था, तो 3:1 जो एक संकरण था, याद रखना, उसका अनुपात आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं 1:2:1 क्या था, तो याद रखना मेरे भाई, एक संकरण का जीन प्रारूप था, ये भी याद रखना है। तीसरा अपने पास में से आ जाता है, एक और याद रखना मेरे भाई, ये आपके पास में क्या था, 1 2 2 2, ये इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यह द्विसंकरण का जीन प्रारूप था, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 73 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भू रासायनिक चक्रों का उनके सही प्रकार से मिलान करना है। पहले बात करते हैं मेरे भाई गैसीय चक्र, तो मेरे भाई नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं अवसादी और तलछट चक्र, जिसमें से फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य की आँख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना, उसमें से उभयोतल होता है। कौन सा होता है मेरे भाई, उभयोतल आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। बात करें इसके बारे में तो मानव नेत्र में एक पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ से बना क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो प्रकृति में साथियों उभयोतल, ये जिसमें से दोनों ओर से उभरा होता है, याद रखना है। और यह प्रकाश की किरणों को रेटिना पर क्या करता है मेरे भाई, अभिसारित करता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं उभयतल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, मेन रूप से आपको देखो इसका जो उपयोग होता है वो अवतल लेंस का उपयोग है, वो मायोपिया बोले तो निकट दृष्टि दोष में चश्मे में होता है, याद रखना है। यह आँख का प्राकृतिक लेंस नहीं है। दूसरा बात करते हैं समयोतल के बारे में अगर बात करें तो साथियों समयोतल लेंस है, ये एक तरफ से समतल होता है, जबकि आँख का जो लेंस होता है दोनों तरफ से उत्तल होता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं दूसरा तरह का समताउतल तल के बारे में बात करें तो साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो लेंस का बीच से पतला होता है, थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रखा है मेरे भाई, विद्युत उपकरणों की कार्य प्रणाली ज्ञात करने के लिए साथियों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम का उपयोग क्रमशः किस में किया जाता है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, वाम हस्त जो फ्लेमिंग का वाम हस्त का जो नियम है वो तो सो विद्युत मोटर में प्रयोग होता है, और विद्युत जनरेटर में साथियों दक्षिण हस्त का नियम होता है प्रयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसके बारे में अपन बात करें, देखो साथियों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का लेफ्ट हैंड नियम क्या कहता है मेरे भाई कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, जिसका उपयोग साथियों विद्युत मोटर में होता है। जबकि बात करें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तो साथियों प्रेरित धारा की दिशा बताता है, जिसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय धातु नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा तो मैग्नीशियम इसमें नहीं है। इसके बारे में अपन बात करें तो साथियों आवर्त सारणी में जो वर्ग 1 है, समूह 1 के तत्वों को साथियों क्षारीय धातु कहा जाता है, जिसमें से साथियों कौन कौन से, लिथियम आ गया, सोडियम आ गया और पोटेशियम शामिल होते हैं। जबकि साथियों मैग्नीशियम होता है वो वर्ग 2 का तत्व आपको देखने को मिल जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं मेरे भाई, जिसे क्षार मृदा धातु कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें कि आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीवों
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला अपन देखते हैं, फ्लेवर सेवर टमाटर की एक ट्रांसजेनिक किस्म है जिसका भंडारण क्षमता आम टमाटरों की तुलना में बहुत अधिक होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, गोल्डन राइस आनुवंशिक रूप से तैयार किया गया चावल है जिसे बीटा कैरोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, बात ठीक आती है, सेकंड भी। दूसरा बात करते हैं, बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक फसल है जो विशेष प्रकार के कीड़ों जिसमें से नाम बता कि उनके पर क्या होता है वह स्व प्रतिरोधी होती है, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या करा कि विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले माप यंत्रों और उनकी विशेषताओं का साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो पहला दे रखा है मेरे भाई एमीटर के बारे में। तो एमीटर के बारे में आपके पास में क्या देखने को मिलेगा, एमीटर है ये धारा को मापता है और उसका जो प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए साथियों उसको अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी मिला दो। दूसरा बात करते हैं वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है और उसका जो प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, वोल्टेज भी मापता है और प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो साथियों उसको अपन क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं गैलोमीटर। तो ये मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो गैलोमीटर बहुत छोटी धारा की उपस्थिति में और उसकी दर्शाता है, तो इससे मैच करा दो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जल प्रदूषण के मापन और सुपोषण की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो मेरे भाई पहला कथन दे रखा है, जल में बीओडी का उच्च मान यह दर्शाता है कि जल अत्यधिक प्रदूषित है और उसमें ऑक्सीजन की कमी है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, जलाशयों में कृषि उर्वरकों के बहकर आने से शैवालों की अधिक वृद्धि होती है जिसे सुपोषण कहते हैं, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। ये कौन सा लगा दो, यहाँ पर से सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण प्रयोगशालाओं में सोडियम धातु और सफ़ेद फास्फोरस को सुरक्षित रखने के लिए क्रमशः किन पदार्थों के अंदर डुबोकर रखा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो मेरे भाई याद रखना, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है जिसको हवा या फिर नमी के संपर्क में आने पर क्या करता है, वो आग पकड़ लेता है, इसलिए साथियों उसको अपन क्या करते हैं, केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अब बात करें सफ़ेद फास्फोरस होता है, तो सफ़ेद फास्फोरस साथियों एक अधातु है जो हवा में जल उठती है, ठीक है, याद रखना साथियों। लेकिन उसको अपन क्या करते हैं, पानी में डुबो कर रखते हैं, तो साथियों वो आग नहीं पकड़ता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है और उन्होंने अपने ऐतिहासिक प्रयोग किस पौधे पर किए, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर से आनुवंशिकी के जनक के बारे में बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल का ही नाम आता है और उन्होंने साथियों उद्यान बटर पर प्रयोग किए थे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, नाम आता टी.एच. मॉर्गन, जो फल मक्खी पर इनके द्वारा प्रयोग किया जाता, तो इनको साथियों याद रखना, इनको प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई विलियम बेटसन, मीठी मटर के बारे में बात करें तो मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा, तो साथियों इनको आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। और 1905 की बात आती है साथियों, 1905 के अंदर से साथियों इनके द्वारा एक जेनेटिक शब्द दिया गया था, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं सटन बोवेरी, उद्यान मटर के बारे में बात करें तो मेरे भाई सटन बोवेरी ने क्या किया था मेरे भाई, वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं, विभिन्न महत्वपूर्ण लक्षणों और उनके रासायनिक सूत्रों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। पहला अपन देखते हैं नीला तोता। नीला तोते के अंदर से बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा कौन सा, CuSO4.5H2O, तो आपका ऑप्शन नंबर इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई हरा कशिश। हरा कशिश के बारे में अगर बात करें तो हरा कशिश में आपको फेरस सल्फेट देखने को मिलेगा। मैन रूप से अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा FeSO4 7H2 आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है उसके अंदर से बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, CaSO4 ½ आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है, ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं एम्स लवण, तो मेरे भाई MgSO4 7H2 आपको देखने को मिलेगा, इससे मैच करा दो, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंद्रधनुष के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है।
यहाँ पर से अगर बात करें तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ठीक बात आती है। यह प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण का संयुक्त परिणाम है, ठीक बात आती है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग हमेशा सबसे ऊपर बाहर की ओर और बैंगनी रंग है वो सबसे नीचे की ओर अंदर होता है। याद रखना तो मेरे भाई तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। और इससे सवाल आपसे पूछ सकता है, खास करके साथियों ये इंपॉर्टेंट वाला है ना, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरा जो कथन है वो याद रखना, कलरों का कॉम्बिनेशन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना एकदम सरल सा आपको देखने को मिलेगा, जो महासागरीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा। महासागर पृथ्वी के लगभग साथियों 71% भाग पर फैले हुए हैं, तो इसलिए साथियों अपन सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र इसको ही मानते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित गगन प्रणाली का प्रमुख रूप या फिर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, जीपीएस एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। रोगों के प्रकार पर कारक दे रखे हैं और उनके उदाहरणों का मिलान करना है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपके पास में दे रखा है कौन सा, यहाँ पर से दे रखा जीवाणुजनित रोग। तो जीवाणुजनित रोग के अंदर से बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से डिप्थीरिया देखने को मिलेगा, ये लो भाई। विषाणुजनित रोग के बारे में अगर बात करें तो विषाणुजनित के अंदर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो मिलेगा मेरे भाई पोलियो। कौन सा मिलेगा, पोलियो, ये लो। कवक जनित के बारे में बात करें तो दाद देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोटोजोआ बात करें तो मलेरिया आपको देखने को मिल जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः गलत है, वो आपसे पूछा गया है। पहला देखते हैं। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक बात है। लोहे पर जंग लगना मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन है, ये बात भी ठीक है। बर्फ का पानी में बदलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यही बात गलत आती है। याद रखना, बर्फ का पानी में बदलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, याद रखना, यही बात यहाँ पर से आपको गलत देखने को मिलेगी। बर्फ का पानी में बदलना एक साथियों क्या है, भौतिक परिवर्तन है, मतलब कि साथियों इसमें से अवस्था ही चेंज हो रही है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि साथियों बर्फ को पिघलाकर वापस पानी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए बात गलत आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि मानव हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली के संदर्भ में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो हृदय के दाएं या फिर दायां आलिंद और दायां नीले हमेशा अशुद्ध ऑक्सीजन या फिर रक्त बहाते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं। ऐसे नोड बोले तो बात करें तो मेरे भाई ऐसे नोड को साथियों हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा है किस लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वो आपसे पूछा गया। किसी भी लेंस है उसकी लेंस की क्षमता का मात्रा अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना वो आपको डायप्टर देखने को मिलेगा। अब देखो मेरे भाई इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगा कि लेंस की क्षमता है उसके अंदर से साथियों पी है, उसकी फोकस दूरी के अंदर से बात करें तो व्युत्क्रम अनुपात आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि साथियों पी बराबर 1/f आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है। एफ मीटर में साथियों तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो डायप्टर आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। किसी भी सामान्य खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता प्राय किस पोषण स्तर पर आते हैं और उनकी प्रकृति क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना उसके अंदर से साथियों पोषण स्तर आपको देखने को मिलेगा T5 और 4 मिलेगा और मांसाहारी के अंदर से आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। जैसे T2 क्या है तो T2 की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं T1 तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक आपको देखने को मिलेंगे, और T3 बात करें तो मेरे भाई जिसमें से द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं जिसमें से छोटे मांसाहारी होते हैं ना, वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। 91 का सवाल दिया गया है, इसमें कहा गया कि जैव प्रौद्योगिकी और उत्तक संवर्धन नाम दे रखा मेरे भाई टोटी पोर्टसी, ठीक है मेरे भाई, याद रखना मेरे भाई कौन सा रहेगा टोटी पोर्टेसी का क्या अर्थ है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा कि किसी एक कोशिका द्वारा विभाजित होकर संपूर्ण नए जीवन पर पादप का निर्माण करने की क्षमता होती है, उसको कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इसरो के प्रमुख केंद्रों और उनके स्थानों का साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, इससे आपसे सवाल बन सकता है, तो आपको इंपॉर्टेंट लगा लिया जाएगा इसको, ठीक है। पहला बात करते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जहाँ पर से साथियों क्या बनते हैं, रॉकेट बनते हैं, ये तिरुवनंतपुरम में है मेरे भाई, तो ये तिरुवनंतपुरम में आ जाता है। दूसरा बात करते हैं UR
राव सैटेलाइट सेंटर, यहाँ पर से साथियों क्या बनते हैं, उपग्रह बनते हैं। तो यहाँ पर से बेंगलुरु में है। कहाँ पर है मेरे भाई, बेंगलुरु में। दूसरा बात करते हैं सतीश धवन हरिकोटा केंद्र साथियों, यहाँ पर से डेटा प्राप्ति केंद्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर से है, जो मैन रूप सतीश धवन वाला है, तो यहाँ पर से साथियों लॉन्चिंग की जाती है, थोड़ा सा याद रखना है। तो ये लो हुई श्री हरिकोटा में है और ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाले फ्रियोन या फिर सीएफसी गैसों का प्रमुख गुण क्या है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो ये गैर ज्वलनशील और माध्यम रूप से विषैले होते हैं, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बात करें इसके बारे में तो साथियों याद रखना, फ्रियोन जो सीएफसी होता है रासायनिक रूप से साथियों अत्यधिक स्थिर और गैर ज्वलनशील होते हैं और बहुत कम साथियों मध्यम कम विषैले होते हैं। यही कारण है कि साथियों इसका उपयोग है वो सुरक्षित शीतलक जो है ना रेफ्रिजरेटर में के रूप में किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। और ये खास करके क्या है मेरे भाई, अब जो ओजोन है उसके जो क्षरण में साथियों सबसे ज़्यादा भूमिका यही निभा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 94 का दे रखा है, ठीक है। इसमें कहा गया कि विद्युत उपकरणों के कार्य करने के सिद्धांतों पर विचार करना है। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक बात आती है। विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, बात भी ठीक है। जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बात भी ठीक है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्प्रेरण के प्रकारों में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं जैसे दोनों गैस या दोनों द्रव्य एक समान हो तो क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना उसको समांगी कहा जाता है। जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रयुक्त उत्प्रेरक दोनों ही साथियों भौतिक अवस्था समान होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से याद रखना वो आता है सटन बोवरी के द्वारा किया गया था, बात आती है 1902 में। तो याद रखना इसके अंदर से क्या होता है कि 1902 में नाम आता है वाल्टर सटन और दूसरे का नाम आता है बोवेरी। इन्होंने स्वतंत्र रूप से साथियों वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था, जिन्होंने बताया था कि जीन गुणसूत्र स्थित होते हैं और युग्मक निर्माण के समय साथियों गुणसूत्रों का व्यवहार मेंडल के कारकों के समान होता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं लेमार्क, तो साथियों लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने क्या दिया था मेरे भाई, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, ये भी याद रखना है। और मेंडल का आपको पता ही है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से 97 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया कि प्रमुख प्रदूषकों और उनके हानिकारक प्रभावों का साथ में से मिलान करना है। पहला बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO के बारे में अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड है मेरे भाई, ये हीमोग्लोबिन से जुड़कर साथियों ऑक्सीजन प्रवाह को रोकता है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा दरखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये किस पर जोड़ता है मेरे भाई, ये समताप मंडल में ओजोन परत का संरक्षण करता है, ये लो भाई। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के बारे में अगर बात करें तो अम्ल वर्षा के लिए ज़्यादा ये है, ठीक है, ये लो भाई। और BOD बात करें तो मेरे भाई जल प्रदूषण को मापता है, ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव नेत्र के विभिन्न भागों के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अच्छा सवाल दिया रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से याद रखना, देखो पहला सवाल दे रखा है कि कॉर्निया प्रकाश का सर्वाधिक अपवर्तन करता है और नेत्रदान इसी भाग का दान किया जाता है, ये बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो रेटिना पर हमेशा वस्तु का वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये बात मेरे को नहीं जम रही है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से क्या बनेगा, यह बनता है कि आँख का प्राकृतिक लेंस है वो उत्तल लेंस होता है, याद रखना। और उत्तल लेंस द्वारा रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता मेरे भाई। और उल्टा बनेगा तो साथियों जिसे मस्तिष्क दृष्टि है वो तंत्रिका के माध्यम से साथियों उसको सीधा करके समझाता है, याद रखना कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो असत्य पूछागा तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी लगा दो और कुछ भी मत देखो। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और इसमें से कार्बन परमाणुओं का संकरण sp3 होता है, ठीक बात आती है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की षटकोणीय परतदार संरचना होती है और इसमें से sp2 संकरण होता है, ये बात भी ठीक है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध भारत में निम्नलिखित में से किस क्रांति से था, वो आपसे पूछा गया है।
बात करें इसके बारे में तो साथियों ऑपरेशन फ्लड है, भारत में 1970 में शुरू किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था और इसी को साथियों भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है, जिनका जनक है बात करें तो मेरे भाई डॉक्टर वर्गीज कुरियन, आपको देखने वर्गीज कुरियन थे, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। हरित क्रांति के बारे में बात करें तो मेरे भाई हरित क्रांति है मान रूप से अगर बात करें तो कृषि से संबंधित है, विशेष तौर से गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित थी। श्वेत क्रांति अपने देख ली। गुलाबी क्रांति मेरे भाई प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित थी, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा कौन सा, आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के बारे में आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखना देखो ये इससे नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तो ये थे मेरे भाई आपके साइंस के 100 एमसीक्यूज मैंने कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में करवा दिए गए मेरे भाई। मैंने प्रयास किया कि साथियों आपका सारा का सारा जो सिलेबस है बढ़िया तरीके से कवर किया जाए और सारा का सारा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से उपलब्ध रहती है। थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। पैसे नहीं लग रहे मेरे भाई, इतना काम आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है मेरे भाई इतना कर दिया करो जिससे मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए और मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। फ़ायदा तो कुछ होना ज़्यादा है नहीं, फिर भी मेरे को मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे को इतनी ऑडियंस देख रही है जिससे मैं और काम करने की ज़्यादा इच्छा जाहिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।